एज़ पर IS 2720 पार्ट 16 जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेथड होती है उसके IS 2720 के पार्ट 16 में आपको इसकी टेस्ट प्रोसीजर दी हुई है कि क्या टेस्ट प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करनी है। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड। कैलकुलेशन भी सीखेंगे, डाटा शीट बनाना भी सीखेंगे। एक होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेथड और एक होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम ASTM मेथड भी बोलते हैं। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरली हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है वो हमारे जो रोड बनते हैं जैसे हमारे रूरल रोड्स होती हैं, MDRs होते हैं या लो वॉल्यूम रोड्स होते हैं, तो वहाँ पर जो CBR टेस्ट होती है वो IS 2720 पार्ट 16 को फॉलो करते हुए की जाती है। वहीं अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें या रनवेज़ की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो CBR टेस्ट की जा रही है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग की जा रही है, जो कि हमारी ASTM आज तो T193 टेस्ट मेथड दी हुई है उसके अकॉर्डिंग की जाना है। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को डियर। ये हमारी CBR टेस्टिंग मशीन होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कैसे सैंपल बनाना है एक वीडियो की हेल्प से हम पहले देख लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ओवन ड्राई किया हुआ लगभग हम 30 kg सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवन ड्राई किया हुआ सैंपल है। देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी लम्स या मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। सैंपल आपको ध्यान में रखना है कि 40 mm डाउन सैंपल आपको लेना चाहिए। लगभग आप 10 kg सैंपल को ले लीजिए। पहले तो 30 kg आपको ओवन ड्राई करके रख लेना है और उसमें से 10 kg सैंपल आप ले लीजिए। ठीक है, ये फिर आपको लेना है 19 mm की IS स्टैंडर्ड सीव और फिर आपको लेना है 4.75 mm वाली IS स्टैंडर्ड सीव। और ये आपने 10 kg सैंपल ले लिया है। ठीक है, ये हमारा 10 kg ओवन ड्राई किया हुआ सैंपल हमने ले लिया है। सबसे पहले 19 mm की सीप से आप इसको सीविंग कर लीजिए और जो भी फ्रैक्शन इस पर रुक जाता है, रिटर्न हो जाता है, उसको आप अलग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 19 mm वाला हमने अलग से कलेक्ट कर लिया है। फिर जो हमारे 19 mm से पासिंग मटेरियल है उसको हम सीविंग करेंगे 4.75 mm वाली IS सीप के ऊपर। सीविंग को अच्छी तरीके से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अब आप देख रहे हैं हमारा 4.75 mm पर रिटर्न और 19 mm की सीप पर रिटर्न, दोनों फ्रैक्शन हमने अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारा, ये जो मटेरियल है ये हमारा है 4.75 mm की सीप से पासिंग वाला। अब इनके आपके वेट नोट करना है, जो भी रिटर्न वेट है उनको आपको नोट कर लेना है। ये है हमारा 4.75 mm पे रिटर्न। और ये है हमारा जो 4.75 mm से पास है और पेन में रिटर्न है। ठीक है, ये सारे वेट आपने नोट कर लिए। अब इनको सीव एनालिसिस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है इसके बारे में हम समझते हैं डियर फ्रेंड। अगर आपने प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट की लेक्चर देख ली होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें सैंपल की प्रिपरेशन करनी होती है। सैंपल की प्रिपरेशन में क्या करना है डियर फ्रेंड, जो मटेरियल हमारा 19 mm की सीप पर रिटर्न होता है उस मटेरियल को हम रिप्लेस करते हैं 19 mm से पास और 4.75 mm सीप से रिटर्न वाले मटेरियल से। इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने सीव एनालिसिस किया, 10 kg हमने सॉइल ले ली और उसका सीव एनालिसिस किया।
तो सॉइल रिटर्न ऑन 19 mm सीप सपोज करते हैं हमारा आया 1527 ग्राम। जब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.27। कैसे कन्वर्ट करोगे मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो रिटर्न हुआ है 19 mm के सीप पे 1527 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल सैंपल वेट से जो था हमारा 10 kg यानी कि 10,000 ग्राम, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये आपकी परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा आया है 15.27%, ठीक है। 19 mm पे रिटर्न परसेंटेज हो गया हमारा 15.27, 4.75 mm पे रिटर्न परसेंटेज हो गया 55.04। इसी प्रकार से पेन में रिटर्न है हमारा 2954 ग्राम, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया 29.54%। अब होता क्या है डियर फ्रेंड, हमें जो CBR मोल्ड हम कास्ट करते हैं, तो CBR मोल्ड को कास्ट करने के लिए 5 किलो से लेके 6 किलो के बीच में हमें सैंपल या जो मिट्टी है वो लगती है। 5 से 6 किलो के बीच में हमारा उसमें मटेरियल आ जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, अगर हमारी जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो उसमें लगभग 5 किलो से 5.5 किलो के बीच में हमें सैंपल बनाना होता है, और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो 5.5 kg से लेके 6.0 kg के बीच में हमें जो है सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर एक पेज ये फंसता है कि हमें जो 19 mm की सीप पर जो रिटर्न मटेरियल है उसको रिप्लेस करना है 4.75 mm की सीप के मटेरियल से। क्या मतलब है इसका मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमें सपोज करते हैं कि 6 kg सैंपल बनाना है एक स्पेसिमेन या एक मोल्ड को कास्ट करने के लिए। अब हमने देखा कि हमारा जो 4.75 mm पर रिटर्न है वो है 55.04 और 19 mm की सीप पर रिटर्न है 55.27। तो हम क्या करते हैं 55.27 प्लस कर देते हैं 55.04, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70.46% हो जाएगा। यानी कि जब 6 kg सैंपल हम बनाएंगे तो 6 kg सैंपल का हम 70.46% निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 4220 ग्राम। तो जो हमारा सॉइल सैंपल हम लेंगे 4.75 mm पर रिटर्न मटेरियल है 5504 ग्राम, इसमें से हम 4220 ग्राम ले लेंगे 4.75 mm पर रिटर्न मटेरियल, और सब 6 kg का आप जो हमारी पेन में रिटर्न आ रही है 29.5%, तो 6 kg का आप निकालेंगे 29.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 1780 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेन में रिटर्न मटेरियल है 2954 ग्राम, इसमें से हम ले लेंगे 1780 ग्राम। तो ये हमारे दो मटेरियल हो गए, एक हो गया हमारा 4.75 पर रिटर्न और 19 mm से पास वाला जो है हमारा 4220 ग्राम, और जो हमारा पेन में रिटर्न है वो है 1780 ग्राम। इन दोनों को जोड़ के आपका टोटल सैंपल बन जाता है 6000 ग्राम, यानी कि 6 किलो सैंपल आपको इस प्रकार से बना लेना हो। अब क्या करना है, हमने ये सैंपल बना लिया है, 6 किलो सैंपल हमने बना लिया है, इस फ्रैक्शन में आपको मटेरियल को मिक्स कर लेना है, ठीक है। चलो हम वीडियो में आगे और देख लेते हैं। देखो, पहले हम ले लेंगे 19 mm से पास 4.75 पर रिटर्न वाला मटेरियल, ठीक है, 4220 ग्राम, और फिर इसके बाद इसमें जो पेन का मटेरियल है हमारा वो हम मिला लेंगे 1780 ग्राम और मिला देंगे, तो ये पूरा हमारा 6 kg सैंपल बन जाता है।
ये हमने पूरा 6 kg सैंपल बना लिया है। अब इसमें हमें पानी मिलाने की आवश्यकता पड़ती है डियर फ्रेंड्स। पानी कितना मिलाएंगे? जो भी इसका OMC है, सपोज कीजिए कि हमारा OMC है मटेरियल का वो है 10%, तो हम 6000 ग्राम का निकालेंगे 10%, तो 10% कैलकुलेट कर लीजिए। 6000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा होगा 600 ml। तो 10% OMC मेंटेन करने के लिए हम इसमें 600 ml पानी मिलाएंगे, या जो भी OMC आती है उतना % आपको OMC का वाटर जो है उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो आपको ये जार जो होता है, इस जार की हेल्प से आप उसमें पानी मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पानी को मिक्स करते हैं। टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये टेस्ट करना ही पड़ेगा जब भी आप सॉइल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए इस टेस्ट को आप अच्छे से सीख लीजिएगा। जो भी OMC है उतना पानी आपको इसमें ऐड कर लेना है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, जिससे जो वाटर है इसका, आपके जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। इसके बाद इसको आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 घंटे तक के लिए आप छोड़ दीजिए इसको। इससे जो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारा CBR मोल्ड होता है। ठीक है, इसको हम CBR मोल्ड बोलते हैं। इसकी जो हाइट होती है कॉलर को हटाने के बाद वो होती है 175 mm, और इसका जो डाया होता है वो होता है 150 mm। ये होती है आपकी परफोरेटेड डिस्क, या जिसको हम स्वेलिंग प्लेट भी बोलते हैं। ये हमारा रैमर होता है, जो कि हमारा 2.6 kg और 4.89 kg दो टाइप के आते हैं। ये स्पेशल डिस्क कहलाती है। और ये हमारे होते हैं सरचार्ज बेड। ये हमारे स्लॉटेड टाइप का होता है, जिसमें ग्रुप्स बना हुआ होता है, और बीच में जो सर्कुलर है ये आपके एनुलेटेड सरचार्ज बेड होते हैं। ये आपकी कटिंग गेज कहलाती है, जिसका आप जब आप मोल्ड को भर लेते हैं उसको लेवल करने के काम और उसको खाली करने के काम में ये आपकी कटिंग गेज आपके काम में आती है। एक शार्प ब्लेड हमने ले लिया, जिससे जो सैंपल होता है एक्स्ट्रा उसको हम फिनिश कर सकें। ठीक है, एम्प्टी मोल्ड का आपको वेट नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप खाली मोल्ड का वजन नोट कर लीजिएगा। ये आपके फिल्टर पेपर्स कहलाते हैं डियर। हमारी जो स्पेशल डिस्क होती है, सबसे पहले आप उसको इस मोल्ड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर इसके ऊपर आपको फिल्टर पेपर रखना है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है डियर फ्रेंड्स। सवाल ये होता है कि इसमें जो सॉइल सैंपल है आपको कितनी लेयर्स में फिल करना है। अब इसकी जो लेयर्स है डियर फ्रेंड, ये डिपेंड करती है कि आपने जो प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट है वो किस मेथड से किया है। अगर आपने प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट या MDD टेस्ट IS 2720 पार्ट 7 लाइट कॉम्पैक्शन से किया है, जो हमारी पार्ट 7 होता है वो लाइट कॉम्पैक्शन में आता है। अगर पार्ट 7 में हमने MDD का टेस्ट किया है तो इसमें आपको 3 लेयर में सॉइल सैंपल फिल करना है और 2.6 kg के रैमर से 56 ब्लोज लगाना है। भाई अगर हमने जो प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट
IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग या हैवी कॉम्पैक्शन के अकॉर्डिंग किया है, तब आपको 4.89 kg के रैमर से 5 लेयर्स में 56 ब्लोज लगाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमने ये IS 2720 पार्ट 7 लाइट कॉम्पैक्शन से प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट किया था, इसलिए हम इसको 3 लेयर में भरेंगे और 2.6 kg के रैमर के 56 ब्लोज इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसमें हम कॉम्पैक्शन की प्रोसीजर को शुरू करते हैं। आपका जो रैमर है बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, इसको तिरछा आपको नहीं रखना है, जिससे जो आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। एक लेयर जब अभी कंप्लीट हो जाए तब इसमें आपको दूसरी लेयर के लिए सैंपल डाल लेना है। ये दूसरी लेयर भी हो गई, फिर हम इसमें फाइनल लेयर डालते हैं और उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 56 ब्लोज अप्लाई करना है। CBR टेस्ट में हमेशा आपको चाहे लाइट कॉम्पैक्शन हो या हैवी कॉम्पैक्शन हो 56 ब्लोज ही देना है। फ़र्क सिर्फ लेयर की 3 लेयर हो सकती हैं या 5 लेयर हो सकती हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद इसका जो कॉलर है उसको आपको ओपन कर लेना है। देखिए इस जो अभी कटिंग एज है उसकी इस प्रकार से आप जो सॉइल है, एक्स्ट्रा सॉइल है, उसको लेवल कर लेंगे। और जो ब्लेड है इससे अगर कोई आपके लूज मटेरियल हो जाता है तो उसको आपको रिकॉम्पैक्ट इस कटिंग एज की हेल्प से या जो ब्लेड है इसकी हेल्प से कर लेना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से जो स्पेशल डिस्क लगाई थी इसको हमको बाहर निकालना है। ठीक है, स्पेशल डिस्क को आप हटा लीजिए। और ये जो स्पेसिमेन है इसको अब आपको पलट के रख देना है। सावधानी ये रखनी है कि जो मटेरियल है आपका मोल्ड में से गिरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सारी प्रोसीजर करनी है। अब देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा जो सैंपल है वो कॉम्पैक्ट हो चुका है। ऊपर फिर फिल्टर पेपर को रख दीजिए। अब इसका हम फिर से वेट नोट कर लेते हैं। आफ्टर कॉम्पैक्शन जब हम इसमें सॉइल कॉम्पैक्ट कर दी है तब फिर से इसका हम वेट नोट करते हैं। ये हमारे परफोरेटेड डिस्क है, इसको हम इंसर्ट करते हैं अब सॉइल के ऊपर।
और फिर इनके ऊपर हम जो सरचार्ज वेट हैं इनको रख देते हैं। अब ये एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको नई चीज़ बता रहा हूँ। इससे हम क्या टेस्ट करते हैं डियर फ्रेंड, ये हमारा ट्राइपॉड होता है और ये हमारा जो डायल गेज होता है, इस डायल गेज की हेल्प से हम स्वेलिंग टेस्ट करते हैं। क्या होता है, इस सॉइल के इस मोल्ड के अंदर जो हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट किया है, अभी क्या है ये सॉइल हमारी OMC पे कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अब इसको जब हम 4 डेज के लिए 96 आवर्स के लिए पानी में रखेंगे तो जो सॉइल है उसमें जब पानी इंसर्ट होता है तो वो फूलने लग जाती है, जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं। तो उसकी स्वेलिंग या उसका जो फूलना है वो कितना प्रतिशत हुआ है अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से टेस्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं डायल गेज, इसे हम बोलते हैं ट्राइपॉड। तो बस यही है इसका रीडिंग लेने का तरीका, मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले हम क्या करते हैं, इसका इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पानी में नहीं रखा है मोल्ड को, तो फिर पहले हमने इसका इनिशियल रीडिंग ले लिया, जो भी आया है। रीडिंग लेने का तरीका मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 है, फिर 10 है, 20, 30, इस प्रकार से यहाँ पे 90 है, यहाँ पे फिर से 0 है। जब हमारा ये जो इसका घड़ी है, ये जो इसका कांटा है 0 से घूम के वापस से 0 पे आ जाता है, तब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 1 mm के बराबर हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक डिवीजन इक्वल टू होता है 0.01 mm, यानी कि जब ये 100 डिवीजन चल लेता है तब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 1 mm के बराबर हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़रूर नहीं है कि जो हमारा कांटा है जब इनिशियल रीडिंग उसकी 0 हो, जो भी इसकी इनिशियल रीडिंग हो वो आपको नोट कर लेनी है। जैसे यह भी हमारी इनिशियल रीडिंग होगी 10 और यहाँ पर हो जाएगी 11, 12, 13, तो इनिशियल रीडिंग हो गई हमारी कितनी 13। और यहाँ पे ये जो छोटा वाला आप डायल देख रहे हैं, इसमें हम इसके राउंड देखते हैं कि भाई ये जो कांटा है वो कितने चक्कर पूरा कर लिया है। तो हमने 13 रीडिंग और यहाँ पे राउंड हमने नोट के लिए 1 है। मान यहाँ पे 0 या 1 जो भी हो सकता है वो आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 है और 0 पे यहाँ पर 13 इसकी रीडिंग है, ठीक है। अब इसकी फाइनल रीडिंग हमें लेनी है। फाइनल रीडिंग लेंगे हम 4 दिन बाद, जब इसको हम पानी में रख लेंगे, ठीक है। होता क्या है डियर फ्रेंड, आफ्टर 4 डेज हम इसको फिर से चेक करते। पहले मैं आपको वीडियो कंप्लीट दिखा देता हूँ, फिर इसका कैलकुलेशन समझा दूंगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया है, इस CBR मोल्ड को 4 दिन तक पानी में रखा, 96 आवर्स तक पानी में रखा, और फिर से इस ट्राइपॉड को हमारे मोल्ड के ऊपर रखे, इसकी फाइनल रीडिंग ले ली है। फाइनल रीडिंग क्या होगा डियर फ्रेंड, ये जो कांटा पहले हमारा 0 पे था तो ये कुछ आगे बढ़ जाएगा, तो हमें नोट कर लेना है कि कितने राउंड चल गया है। मान लेते हैं कि ये हमारे 8 राउंड कंप्लीट इसने कर लिए हैं, ठीक है। 8 राउंड कंप्लीट कर लिए, और 8 राउंड कंप्लीट करने के बाद इसकी रीडिंग आ रही है आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। ये हमारी रीडिंग आ रही है यहाँ पे 21, यानी कि 8 राउंड और 21 रीडिंग आ रही है। तो ये कितना mm में कितना खो जाएगा, देखिए इसका मैं तरीका बताता हूँ। अगर इसने 8 राउंड कंप्लीट कर लिए, मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि 800 डिवीजन ये चल गया है, तो 800 डिवीजन इंटू कर दीजिए आप 0.01, क्योंकि एक डिवीजन बराबर है आपका 0.01 mm, तो टोटल ये 8 mm है। इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो गया, 8 mm हो गया है। अब हमारी इनिशियल रीडिंग कितनी थी डियर फ्रेंड, इनिशियल रीडिंग थी हमारी 12 डिवीजन। अभी भी ये हमारा 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 8 पॉइंट, आप इसको समझ सकते हैं
0.02 mm आपका ये हो रहा है, ठीक है। 8.2 mm हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 8.2 mm। और इनिशियल रीडिंग कितनी थी हमारी इनिशियल रीडिंग थी फ्रेंड हमारी, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो थी हमारी 12 हमारी इनिशियल रीडिंग थी। तो उसको आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू कर दीजिए आप 0.01, तो वो हमारी हो जाएगी, इसको आप मेमोरी में डाल लीजिए, ठीक है। 12 इंटू 0.01, तो वो हो गया हमारा 0.12 mm, यानी कि इनिशियल रीडिंग थी हमारी 0.12, ठीक है, और फाइनल रीडिंग थी हमारी 8.02, माइनस कर दीजिए 0.12, तो कितना स्वेलिंग हो गया हमारा, स्वेलिंग हो गया 7.9 mm। अब 7.9 mm जो आया है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि स्वेलिंग परसेंटेज कितना हो रहा है, तो इसको मैं आपको कैलकुलेशन से समझाता हूं। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, यहां पर मैंने 8.2 लिख लेता हूं इसको, और यहां पर लिखता हूं 0.12, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 8.2 माइनस 0.12, डिफरेंस होगा 8.08 mm। अब ये 125 कहाँ से आया है, इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस इमेज में आप जो देख पा रहे हैं, ये एक CBR मोल्ड का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में दिया है फ्रेंड कि हम जो हमारा 175 mm हाइट का जो हमारा CBR मोल्ड होता है, इसमें जब हम 47.8 mm का स्पेशल डिस्क रख देते हैं और उसमें फिल्टर पेपर रख देते हैं, तो जो बची हुई जो हाइट होती है वो लगभग हो जाती है हमारी 125 mm, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 125 mm हमारा सॉइल का जो सैंपल है उस स्पेसिमेन की हाइट हो जाती है। तो हमारी जो ओरिजिनल हाइट थी स्पेसिमेन की है वो है 125 mm, ठीक है। 125 mm हमारी ओरिजिनल हाइट थी, ठीक है, और 8.08 mm उसकी हाइट और बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे 8.08 को डिवाइड कर दीजिए 125 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा होगा 6.464%। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 6.464%, यानी कि स्वेलिंग परसेंटेज आ रहा है CBR मोल्ड का, वो आ रहा है 6.464%, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप स्वेलिंग इंडेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस टेस्ट के बारे में और भी बातें हम आगे वीडियो को देख लेते हैं, फिर और डिस्कस कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस मोल्ड को पानी में से निकाल के लगभग आधे घंटे लेके 15 से लेके 25 मिनट तक के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से टिल्ट करके रख देते हैं। इससे जो उसका सरफेस वाटर होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। अब आपको थोड़ा मशीन के बारे में आपको समझा देता हूँ। ये हमारी CBR मशीन होती है। यहाँ पर एक नॉब दी हुई होती है जो हमारी पावर नॉब होती है। एक पे ये रिवर्स चलता है या दो पे फॉरवर्ड चलता है। ये जो आप हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल हमारा अगर मैनुअली मान लीजिए लाइट नहीं है तो आप इससे मैनुअली जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो आप नीचे एक नॉब देख रहे हैं, एक आपकी गियर टाइप की नॉब दिख रही है, ये आपका क्या काम करता है, ये जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म को स्टेबल करता है कि इस प्लेटफॉर्म आपका राउंड नहीं होता, घूमता नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं, इस नॉब की हेल्प से आप इस प्लेट को, जो आपका स्टैंड है, इस स्टैंड को आप स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका स्टेबल हो गया है, घूमेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाता है पेनिट्रेशन गेज। पेनिट्रेशन गेज के बारे में आपको समझा देता हूँ, इसकी रीडिंग कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो डियर फ्रेंड, हमारा जो पेनिट्रेशन गेज है जिसको हम CBR मोल्ड के ऊपर रखते हैं, वीडियो में आपको मैं और समझा दूंगा। इसमें 0 से लेके
100 तक इसमें छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए होते हैं। और यहाँ पर जो एक डिवीजन है वो बराबर होता है हमारा 0.01 mm का। ठीक है, एक डिवीजन इक्वल टू होता है 0.01 mm। अब ये जब सपोज कीजिए हमारा जो निडल है, ये निडल 0 से चल के आया है 50 पे, तो ये कितना डिफ्लेक्शन दिखाएगा? आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डिवीजन इक्वल टू है 0.01 mm। तो 0.01 mm से आप इसको 25 mm तक इसका रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम आप 25 mm मेजर कर सकते हैं और मिनिमम 0.01 mm, यानी लीस्ट काउंट है इसका 0.01 mm और मैक्सिमम काउंट है 25 mm। तो जो एक डिवीजन है इसका, उसकी वैल्यू है 0.01 mm। हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हमारा जो कांटा है वो इधर से चल के आ गया 50 mm पे, तो 50 डिवीजन पे आ गया। मान लीजिए 50 डिवीजन पे ये mm में कितना पेनिट्रेशन दिखाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.01 mm से, यानी कि जब ये 0 से चल के 50 mm पे आता है तो हमारा जो पेनिट्रेशन है वो हो जाता है 0.5 mm। ठीक है, इसी पे कहा 0 से ये आया 50 पे, 50 से वापस चला गया 0 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 mm। फिर वापस से अगर 50 पे आएगा तो 1.5 mm, वापस 0 पे आ जाएगा 2 mm, फिर आपका 50 पे जाएगा तो 2.5 mm। इसी प्रकार से आप 0.5 mm प्रत्येक 50 डिवीजन पे ये इसका डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका रीडिंग नोट करना होता है। हमारे पेनिट्रेशन स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं। पहली रीडिंग आपको लेना है 0.5 mm पे, फिर लेना है 1.0 mm पे, फिर 1.5 mm, फिर 2.5 mm, फिर 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 7.5 mm, 10 mm और 12 mm। ये आपके स्टैंडर्डाइज पेनिट्रेशन दिए हुए होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा होता है प्लंजर। एक सर्कुलर प्लंजर आपके प्रूव रिंग के नीचे लगा हुआ होता है जो हमारे सॉइल में पेनिट्रेट करता है। इसका जो डाया होता है वो होता है 50 mm डाया और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इस प्रकार से सर्कुलर पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कहलाती प्रूविंग रिंग। ये हमारी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, 50 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, जैसे ये हमारी 10 किलो न्यूटन की है। ठीक है, और इसके बीच में जो लेक नीचे आप देख रहे हैं ये इसकी हेल्प से आप ये जो हमारा लोड गेज है इस लोड गेज को आप एडजस्ट करते हैं। इसका जीरो एडजस्ट किया जाता है। देखो इस प्रकार से आप इसको रोटेट करेंगे तो हमारा निडल है वो जीरो से दाएं बाएं होता है। अब इसका रीडिंग लेने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। जो हमारा प्रेशर गेज होता है प्रूविंग रिंग का डियर, इसमें भी हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे लेके 19 एंड देन आपके 0 यानी कि 20 मार्क किए हुए होते हैं। 0 से लेके 20 तक मार्क किया हुआ होता है। अब यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये हमारा प्रेशर गेज है और ये हमारी प्रूविंग रिंग है। ये प्रेशर गेज इस प्रूविंग रिंग के अंदर लगा हुआ है। तो जब हमारी प्रूविंग रिंग पे जब दोनों तरफ से प्रेशर आता है तो हमारी प्रूविंग रिंग थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है। यहाँ से भी कंप्रेस होगी, यहाँ से भी कंप्रेस होगी, जिससे इसका जो आप एक निडल देख रहे हैं ये निडल अंदर की तरफ जाता है और फिर ये निडल हमारा घूमने लग जाता है। अब जब इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के कारण हमारी प्रूविंग रिंग कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस होने के कारण ये हमारा निडल है वो आगे की ओर चलता है। अब इस पे लोड अप्लाई करने का तरीका है, जब लोड अप्लाई आपका होता है तो वो आप इस रीडिंग की हेल्प से नोट करते हैं कितना लोड आपका अप्लाई हो रहा है। अब उसका रीडिंग किस प्रकार से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ।
ये आपके 0 से लेके 1 के बीच में 5 डिविजन्स बने हुए होते हैं। यही डिवीजन आपको नोट करना होता है। यानी मान लीजिए हमारे 0 से हम आए हैं 3 पे, ठीक है, तो 3 तक चलने पर हमारे कितने डिविजन्स हो जाएंगे? एक डिवीजन में है 5, तो एक यूनिट में है 5 डिवीजन, तो 3 यूनिट में कितने हो जाएंगे? हमारे 15 डिविजन्स हो जाएंगे। यानी कि आप अगर यूनिट को आप नोट कर ले, मान लीजिए हमारा जो लोड अप्लाई किया 2.5 mm पेनिट्रेशन पे हमारा लोड आ गया यहाँ पर 7 के आसपास आ गया, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 35 डिवीजन हमारे बन जाते हैं, क्योंकि एक यूनिट में हमारे 5 डिवीजन्स हैं, तो 7 यूनिट में हमारे हो जाएंगे 35 डिवीजन्स। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो निडल है वो आया यहाँ पे कहीं पे 4 से लेके थोड़ा सा 2 डिवीजन और आगे बढ़ गया, यानी 4 यूनिट एंड 2 डिवीजन ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 4.2 इंटू 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 4.2 इंटू 5, 4.2 यूनिट हो गए, इसको डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हमारे हो जाएंगे कितने? 21 डिवीजन। तो ये आपको डिवीजन ही नोट करना होते हैं। एक और चीज़ होती है यहाँ पे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर आपका जो प्रूविंग रिंग है, वो प्रूविंग रिंग का जो डायल गेज है, वो प्रेशर गेज जब एक डिवीजन आगे बढ़ता है तो उस पर कितना लोड अप्लाई होता है वो हमें केजी में नोट करना होता है, तो वो हमारा कहलाता है लोड फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेशन के पार्ट में जाएंगे तो मैं आपको उस लोड फैक्टर के बारे में भी समझा दूंगा। इस यहाँ पे आपको क्लियर बता देता हूँ कि हम जब हमारा जो निडल है वो एक डिवीजन आगे बढ़ता है तो उस पर जो लोड अप्लाई होता है उसको हम लोड फैक्टर्स बोलते हैं। चलो अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक लीवर आपको मिलेगा डियर फ्रेंड, उसमें क्या होता है, लीवर में हमारा रेट ऑफ लोडिंग सेट करने के लिए अलग अलग नंबर्स दिए होते हैं। एक होता है हमारा रेट ऑफ लोडिंग 1.25 mm पर मिनट, एक रेट ऑफ लोडिंग होती है 2.5 mm पर मिनट, और एक लोडिंग होती है 1.5 mm पर मिनट। तो जो IS स्टैंडर्ड होता है उसमें हम 1.25 mm पर मिनट की रेट से लोड अप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1.25 mm पे रखेंगे हमेशा हमारे इस लोड अप्लाई करने वाले लीवर को। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको दाएं बाएं भी रोटेट कर सकते हैं। तो हमें 1.25 पे रखना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये हमारा 1.5 है इधर, ठीक है। ये हमारी पूरी असेंबली हो जाती है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ। ये हमारा पूरा CBR मशीन का एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये प्रूविंग रिंग होती है, ये प्रेशर गेज होता है, ये पेनिट्रेशन गेज होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें मोल्ड को कैसे फिट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे 15 से 25 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम टाइम ले लीजिए, आधे घंटे का टाइम हो जाए तब आप क्या कीजिए, इस मोल्ड में से ये हमारी जो परफोरेटेड प्लेट है इसको बाहर निकाल लीजिए और सरचार्ज को इसमें वापस डाल दीजिए। ठीक है, ये हमने प्लेट को बाहर निकाल लिया है। अब मोल्ड को हमें फिट करना होता है, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो मोल्ड है बिल्कुल वर्टिकल रहे। वर्टिकल सेट करने के लिए आपको इस प्रकार से जो स्पिरिट लेवल को रखना है, और उस स्पिरिट लेवल से आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि आपका जो CBR मोल्ड है वर्टिकल है या नहीं। और ये जो पेनिट्रेशन गेज है इसको आपको CBR मोल्ड के ऊपर रख के इसको 0 कर लेना है। देखो मैं किस प्रकार से 0 कर रहा हूँ। इसका जो आपका अपर डायल होता है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसको 0 कर लेना है।
और जो अंदर लोड गेज है उसका प्रेशर गेज है उसको आगे भी हमें 0 एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये नीचे जो आपका रोटेटर है उसको रोटेट करके आप 0 एडजस्ट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमारी CVR मशीन को चालू कर देना। देखेंगे आप तो यहाँ पर हमारा जो CVR मशीन है चालू हो चुका है। ये हमारा पेनिट्रेशन गेज है। अब हमारा पेनिट्रेशन गेज का निडल है वो भी ऊपर की तरफ जाने लग गया है। तो जब ये पेनिट्रेशन का निडल हमारा 50 पे आ जाएगा यानी कि 0.5 mm पे आ जाएगा तो पहली रीडिंग हम यहाँ पर उसकी ले लेंगे। ठीक है, आपको 0.5 mm, 1.5 mm, 1 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 7.5 mm, 10 mm और 12.5 mm की पेनिट्रेशन पर यहाँ पर लोड कितना हो रहा है उस पहले तो आप क्या कीजिए, पहले जो इसके डिविजन्स हैं उस डिवीजन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको लोड में कन्वर्ट अलग से कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसकी रीडिंग ले लेना है। जब हमारा 12.5 mm पेनिट्रेशन तक का जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, आपने उसकी डिविजन्स नोट कर लिए हैं, फिर हमें CVR मोल्ड को वापस बाहर निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, अब जब इसको आप बंद कर लेंगे मशीन को, ठीक है, ये जो नॉब्स है इससे आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद इसको वापस से आप रिवर्स करना है। आपको रिवर्स करने पे क्या होगा, ये जो आपकी प्लेटफॉर्म है ये वापस नीचे जाने लग जाती है। वापस नीचे जाएगी तो आपका जो मोल्ड है वो ढीला हो जाएगा और ऊपर के जो आप बोल्ट्स देख रहे हैं इन बोल्ट्स को खोल के आप अपने CVR मोल्ड को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका CVR टेस्ट किया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, फिर हम कैलकुलेशन पे चलेंगे और कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। आज तो T193 में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हम 56 ब्लोज क्यों देते हैं और ये कहाँ लिखा हुआ हो। IS 2720 पार्ट 16 में जब आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ये नहीं लिखा है कि आपको 56 ब्लोज अप्लाई करने हैं। इसके लिए हमें देखना है आज तो T193 यहाँ पे लिखा है क्लॉज नंबर 7.1.1 नॉर्मली 3 specimen must be compacted so that their compacted densities range from 95% to 100% or higher of the maximum dry density determined in section 6.1। मतलब हमें 3 स्पेसिमेन तैयार करने हैं और उनको कॉम्पैक्ट करना है 95 से लेके 100% या उससे अधिक तक की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक। फिर नोट 5 है, generally about 10, 30 and 65 billows per layer are suitable for compacting specimen 1, 2 and 3 respectively। जब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड से CVR वैल्यू का टेस्ट करेंगे तब हमें ईच लेयर 10 बिलोज, मतलब एक मोल्ड की बात करें तो एक मोल्ड हमें ईच लेयर 10 बिलोज से कॉम्पैक्ट करना है, सेकंड मोल्ड ईच लेयर 30 बिलोज पे कॉम्पैक्ट करना है और थर्ड मोल्ड हमें ईच लेयर 65 बिलोज पे कॉम्पैक्ट करना है जब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड से CVR का टेस्ट कर रहे हैं। More than 56 billows per layer are generally required to mold a CVR specimen to 100% of maximum dry density determined by T99 method D। अब बिकॉज ऑफ हम अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें IS 2720 पार्ट 16 की बात करें तो वहाँ पर जो CVR टेस्ट की जाती है वो 100% कॉम्पैक्शन पे टेस्ट की जाती है। मतलब एक एज्यूम किया जाता है कि जब हम इसका 100% कॉम्पैक्शन कर लेंगे किसी भी सॉइल सैंपल का तो उसकी CVR इतनी आना चाहिए, तो वो हम 100% कॉम्पैक्शन देने के लिए 56 बिलोज पर लेयर हम जनरली प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमें आज तो T193 में लिखा हुआ भी मिल जाता है। ठीक है, और इसीलिए क्या है
हम ASTM मेथड में 3 मोल्ड बनाते हैं 10, 30 और 65 ब्लोच के, और IS मेथड में 56 ब्लोच वाले हम 3 मोल्ड बनाते हैं, यानी 56 ब्लोच के ही 3 मोल्ड बनाते हैं हम IS मेथड से जब CBR का टेस्ट करते हैं तब। चलिए, तो आई होप ये कुछ और कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं हमारी कैलकुलेशन पार्ट पे, और एक्सेल शीट की हेल्प से हम इसको जो इसके कैलकुलेशंस हैं, ग्राफ्स हैं, वो हम सारे चेक करके देख लेते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं हमारी डाटा शीट को कैसे तैयार करना है। एक एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड करा दी गई होगी, तो उस एक्सेल शीट में आप ये डाटा फीड करना है और क्या क्या हमें डिटर्मिनेशन करने हैं हम समझते हुए चलते हैं। डाटा शीट को थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। CBR टेस्ट में सबसे पहले हमें करना है डेंसिटी का डिटर्मिनेशन। CBR का डिटर्मिनेशन करने के पहले ही हमें उसकी डेंसिटी निकालना है। हमने क्योंकि सॉइल में पानी मिलाया था, फिर उसको कॉम्पैक्ट किया था। कॉम्पैक्ट क्यों किया था? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है उसको अचीव कर सकें। तो वो डेंसिटी अचीव हुई है या नहीं हुई है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए एक आपको डाटा टेबल बनाना होगी, जिसमें हम लिखते हैं कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको लिख लेनी है। सैंपल कौन सा है, रोड कौन सा है, टेस्टिंग डेट क्या है, सैंपल कलेक्शन डेट क्या है, ये सब आपको जो नॉर्मली आप यूजुअली किसी भी रोड के लिए नोट करते हैं, वो आप CBR की डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी के लिए भी नोट कर लेना है। सरचार्ज वेट है हमारे 5 kg, 2.5 kg के 2 सरचार्ज वेट हमने यूज किए थे। सोकिंग पीरियड है 96 आवर्स। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है 2.26 ग्राम पर cc। ये अलग अलग हो सकती है। GSB के लिए 2.26 हम ले लेंगे मान लीजिए। सबगेट के लिए हो सकती है 1.8 से 1.9 के बीच में हो सकती है। WMM के लिए 2.3 के आसपास हो सकती है। वेरी करती है मटेरियल के ऊपर, लेकिन जो प्रोसीजर है CBR टेस्ट का वो आपका यही रहेगा। तो हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को मान लेते हैं 2.26 और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को मान लेते हैं 7.65%। ठीक है डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट नंबर ले लेते हैं 1, 2 और 3, यानी कि 3 स्पेसिमेन 3 मोल्ड हमने कास्ट किए हैं, और मोल्ड का नंबर है 1, 2 और 3। मोल्ड के नंबर हमने 1, 2, 3 रख दिए हैं। IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो IS 2720 पार्ट 16 में हमें 100% कॉम्पैक्शन करना है CBR मोल्ड का, इसलिए हम बिलोज पर लेयर रखते हैं 56, 56 एंड 56। तीनों स्पेसिमेन, तीनों मोल्ड में हम 56 बिलोज वहां पर अप्लाई करते हैं। अब हमने वेट ऑफ सॉइल प्लस मोल्ड हमने 56 बिलोज दिए, 3 लेयर या 5 लेयर में हमने कॉम्पैक्ट कर लिया है, और उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद उस मोल्ड का हमने वेट नोट कर लिया। तो मोल्ड नंबर 1 था, उसका वेट आया मान लीजिए 10,958 ग्राम। एम्प्टी मोल्ड का वजन था एग्जांपल के लिए 5,500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हमें फिर निकालने वेट ऑफ वेट सॉइल, जो उस मोल्ड के अंदर सॉइल हमने कॉम्पैक्ट की है उसका वजन कितना है वो हमें ग्राम में नोट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो वेट ऑफ सॉइल प्लस मोल्ड के वजन में से वेट ऑफ मोल्ड का वजन घटा देंगे, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉइल निकल के आ जाएगी। अब हम वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जानते हैं, इसका वॉल्यूम होता है 2250 cc, यानी कि 2250 cc का जो हमारे CBR मोल्ड है, जब उसमें स्पेशल डिस्क रख दी जाती है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 2250 cc। हम इसकी निकालते हैं फिर बल्क डेंसिटी। ये कैसे निकलती है मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा वेट ऑफ वेट सॉइल है 5458 ग्राम, इसको आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड से, यानी कि 2250 से। तो हमारी जो वेट डेंसिटी है, इसको जो हमने बल्क डेंसिटी, इसको आप ऐसे राइट वर्ड होगा इसका वेट डेंसिटी, तो हमारी वेट डेंसिटी हो जाएगी 2.4257। तो हमने इसको राउंड अप करके लिख लिया 2.426। ठीक है, तो ये हमारी वेट डेंसिटी होगी। इसको आप क्या लिख लेंगे, वेट डेंसिटी। ओके राइट। फिर हमें निकालना है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे आप, इस मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए भी आपको अलग तरीका है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमें थोड़ा नीचे चलते हैं। ये मॉइस्चर कंटेंट आपको बिफोर कॉम्पैक्शन और आफ्टर कॉम्पैक्शन दोनों बार निकालना है। ठीक है,
यानी कि क्या किया आपने, सॉइल सैंपल बनाया 5.5 किलो 6 किलो सॉइल सैंपल बनाया, तो सबसे पहले जब आप पहली लेयर भरने वाले हैं उसके पहले ही एक सैंपल ले लीजिए, उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, जब आपका सैंपल का कॉम्पैक्शन हो जाता है, मोल्ड का कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो बचा हुआ जो मटेरियल है उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लीजिए और उसकी एवरेज वैल्यू, उन दोनों की एवरेज वैल्यू आपको नोट करनी है। वो एवरेज वैल्यू आपकी यहाँ पर लिख लेनी है 7.24% है, जो भी आए वो आपको मॉइस्चर कंटेंट में यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है। फिर है हमारा ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी कैसे निकलता है, तो वो निकलता है वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस W/100। जब आप करेंगे तो आपकी वेट डेंसिटी निकल के आ जाती है। हमारी वेट डेंसिटी कितनी है 2.426, इसको डिवाइड कीजिए 1 प्लस W/100, तो W/100 क्या होगा हमारा 7.24 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो 1 प्लस W/100 हो गया हमारा 1.0724। ठीक है, तो 2.426 डिवाइडेड कर दीजिए आप 1.0724 से, तो हमारी जो ड्राई डेंसिटी आ गई वो हो जाएगी 2.262। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ड्राई डेंसिटी 2.262। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन। तो हम क्या करेंगे, ड्राई डेंसिटी में डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन निकल के आ जाता है। हमारी जो ड्राई डेंसिटी आई है वो कितनी आई है यहाँ पर डियर, वो आई है 2.262 और हमारी एमडीडी कितनी है, वो है 2.26। तो हमारा परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन हो जाएगा 100 इंटू 100 भी करना आपको, इंटू कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हो गया हमारे 100.088, तो आपने वो राउंड ऑफ करके लिख लिया 100.09%। इसी प्रकार से आप मोल्ड नंबर 2 और मोल्ड नंबर 3 का भी जो है डेंसिटी का डिटरमाइन कर लेंगे कि आपका जो मोल्ड है वो 100% तक कॉम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है आपका जैसे एवरेज वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी, ये आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। एग्जैक्ट 100 आपकी बहुत कम केसेस में आती है, 99 to 101 तक ही यूजुअली आपकी आती है। फिर हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट आफ्टर सोकिंग भी निकालते हैं कि भाई जो आपका मोल्ड है उसको आपने 96 आवर्स के लिए रख दिया तो उसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। तो ऑब्वियसली जो आपको OMC था 7.4% या 12%, जो भी OMC था उससे थोड़ा सा आपको अधिक ही पानी उसमें मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको सोक कर लिया है। तो इसलिए आपको वाटर कंटेंट आफ्टर सोकिंग भी निकालना होता है। ठीक है, ये आपका डेंसिटी का डिटर्मिनेशन हो गया। फिर हम करते हैं CVI का डिटर्मिनेशन। CVI का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करना है डियर फ्रेंड, तो इसके लिए आपको एक एक्सेल शीट और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कॉमन जानकारी है रूट की वो लिख लेनी है, जो इम्पोर्टेंट जानकारी, जो यूनिक जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एरिया ऑफ प्लंजर है हमारा 19.625, ये कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो प्लंजर उसका डाया होता है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 50 mm तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम सर्कल का एरिया इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख दिए 3.14 इंटू हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकंड, ठीक है। चलो फिर से आते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर करना है हमें, तो हमारा डाया है 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ प्लंजर हो गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डियर। अब लोड फैक्टर क्या है भाई, हमारा जो रेट ऑफ लोडिंग है वो तो 1.25 mm पर मिनट है।
लोड फैक्टर इन kgf किलोग्राम फोर्स में हमने लिखा है 1.19, यानी कि जो हमारी 10 किलो न्यूटन की प्रूविंग रिंग है उसमें लगा हुआ प्रेशर गेज जब एक डिवीजन आगे बढ़ता है तो उस पर जो लोड अप्लाइड करना पड़ता है हमें वो करना पड़ता है 1.19 kgf, यानी कि 1.19 kgf जब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो उसका जो डिवीजन है वो एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगा। ये लोड फैक्टर का मतलब होता है, जैसे आप जो प्रूविंग रिंग का कैलिब्रेशन कराएंगे उसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कैलिब्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रूविंग रिंग की कैपेसिटी और प्रूविंग रिंग यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 किलो न्यूटन, या जो भी होती 50 हो सकती है, 30 हो सकती है, अलग अलग प्रूविंग रिंग यहाँ पर आती है। अब बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर की, कि भाई आपने लोड तो है इसको प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हम पेनिट्रेशन नोट करते हैं सबसे पहले 0 mm पेनिट्रेशन होता है, फिर 0.5 mm होता है, फिर 1.0 होता है, फिर 1.5 mm, फिर 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0 एंड 12.5 mm पेनिट्रेशन पे आपको जो प्रेशर गेज है उसकी रीडिंग्स आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, ये हमारी प्रेशर गेज की डिविजन्स की रीडिंग है, ना कि यूनिट्स की रीडिंग। ठीक है, तो प्रेशर गेज की डिविजन्स इस रिलेटिव पेनिट्रेशन पे आपको नोट करनी है। फिर इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेशर में। प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। ठीक है, लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा जो प्रेशर गेज की डिविजन्स की रीडिंग है वो कितनी है, प्रेशर यहाँ पे आपको 30, इसको आपको mm में हटा देना, यहाँ पर आपका mm नहीं आएगा, आपकी सिंपल ये रीडिंग आएगी। ठीक है, प्रेशर गेज की रीडिंग है हमारी 0.5 mm पेनिट्रेशन पे 35। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले टोटल लोड में कन्वर्ट करना है, तो 35 डिविजन्स पे टोटल लोड कितना होगा, तो एक डिवीजन का लोड है हमारा 1.26। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना है 1.19, एक डिवीजन का लोड है हमारा 1.19। ठीक है, तो 35 डिवीजन का लोड कितना हो जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.19, तो टोटल लोड हो गया हमारा 41.65। ये तो लोड हो गया। प्रेशर इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया, तो लोड को डिवाइड कर देंगे हम एरिया से, जो है कितना है हमारा 19.625, तो डिवाइड कर दीजिए 19.625 से, तो हमारा प्रेशर हो गया 2.12222, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2.12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, फिर जो भी आपके आगे की डिविजन्स हैं उन डिविजन्स पे आपको प्रेशर का कैलकुलेशन कर लेना है। ये हमारे स्पेसिमेन 1 के लिए हो जाएगा, ये स्पेसिमेन 2 के लिए हो जाएगा, ये स्पेसिमेन 3 के लिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है डियर, हमें जो तीनों स्पेसिमेन के प्रेशर्स हैं, तीनों स्पेसिमेन के प्रेशर्स की एवरेज वैल्यू हमें ले लेनी है। ये हमारी तीनों स्पेसिमेन के प्रेशर्स की एवरेज वैल्यू हो गई है। इस एवरेज वैल्यू के साथ में हमें क्या करना है, फिर एक सिंपल स्केल पर एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। इस ग्राफ में हमें जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर रखना है पेनिट्रेशन को, जैसे हमारे 0 mm, 1.0, 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm पेनिट्रेशन तक हमने एक्स एक्सिस को मार्क कर लिया है। और जो हमारी ये हमारा है एवरेज प्रेशर, तो प्रेशर हमारा मैक्सिमम आ रहा है 16.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 0 से लेकर 20 तक उसके जो भी मैक्सिमम प्रेशर आया है उसके आप चाहें तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर या 5 आप और यूनिट जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने 20 तक इसको ले लिया है। 17 हमारा मैक्सिमम है, तो हमने इसको 20 तक ले लिया, जिससे जो ग्राफ है वो प्रॉपर बन सके। अब आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि 0 mm पेनिट्रेशन पे हमारा जो एवरेज प्रेशर था वो भी 0 था। फिर हम चलते हैं 0.5 mm पेनिट्रेशन पे, हमारा जो एवरेज प्रेशर था 0.5 mm पेनिट्रेशन पे एवरेज प्रेशर है 2.16, तो हमारा 0.5 mm यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 2.16 ये हमारा 1 और ये हमारा 2। ठीक है, तो 2.16 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो 2.16
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे 1 mm पेनिट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पर एवरेज प्रेशर हो रहा है 0, तो ये हमारा 1 mm पेनिट्रेशन यहाँ पर है, इस पे हम मार्क करेंगे 4। फिर कर देंगे 1.5 पे 5.38, तो हमारे 1.5 पे 5.38 मार्क कर दिया। इसी प्रकार से आप जो पेनिट्रेशन है उनके रिलेटिव जो भी एवरेज प्रेशर आ रहा है उसको इस ग्राफ शीट पर मार्क कर देंगे और एक इस प्रकार से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इससे सीवीआर कैसे डिटरमाइन होगी? तो डियर फ्रेंड क्या करते हैं हमें सीवीआर डिटरमाइन करनी होती है 2.5 mm पेनिट्रेशन पे और 5.0 mm पेनिट्रेशन पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा 2.5 mm पेनिट्रेशन यहाँ पर आएगा, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर हम मार्क करते हैं एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ग्राफ हमारा मैच हो रहा है 2.5 mm पर, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम जो है उसको मैच कर देते हैं। ठीक है, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो लोड आया है, ये हमारा क्या है प्रेशर है, जो भी प्रेशर आया है वो हमारा 2.5 mm पेनिट्रेशन पे हम प्रेशर नोट कर लेंगे। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो प्रेशर आया है वो हमारा आया है 8.61। ठीक है, चाहे तो आप इनकी एवरेज वैल्यू ले लीजिए। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे जो प्रेशर है वो कितना हो रहा है हमारा, ये हमारा 5 है, 5 और ये हमारा हो जाएगा 7, 5 से यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, 7 एंड 10। ठीक है, तो आपको क्या है ये 5 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 5 से 10 के बीच में 1 2 3 है। ठीक है, तो आपका मतलब 15 डिवाइडेड बाय चलो अब ये थोड़ा समझने में आसान होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये पॉइंट मार्क कर दिया। ये हमारा प्रेशर हो गया 5, ये 6, 7, 8 और लगभग हमारा प्रेशर आ रहा है 8.5 mm, यानी कि 2.5 पे जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 8.5 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना प्रेशर लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 8.5। तो सीवीआर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे सीवीआर हो जाएगी 12.14%। पहले तो आप प्रेशर नोट कर लीजिए, आपने 2.5 mm पेनिट्रेशन प्रेशर नोट कर लिया 8.5। फिर हम करेंगे 5.0 mm पे प्रेशर नोट। तो 5.0 mm हमारा ये बन रहा है, ये 5.0 mm की लाइन है, इसको आप यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ये 5.0 mm का। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सीधा कर लीजिए। ये तो यहाँ पे प्रेशर कितना बन रहा है आपका, यहाँ प्रेशर बनेगा 10, 11, 12, लगभग आपका 12.2 के आसपास आपका प्रेशर यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे कितना लिख लेंगे 12.2, इसमें एंट्री कर दीजिए आप 12.2 एंड 12.2। तो यहाँ पे सीवीआर हो जाएगी आपकी 11.62%। ये कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा जो सॉइल का प्रेशर है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन में प्रेशर है 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर दिया है 2.5 mm पे वो है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड प्रेशर का कितना परसेंटेज है, वही इसकी सीवीआर कहलाएगी। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो प्रेशर है 8.5, इसको डिवाइड करेंगे हम स्टैंडर्ड प्रेशर से जो है हमारा 70, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा सीवीआर हो जाएगा 12.14%। तो ये कितना हो गया 12.14% सीवीआर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारा
प्रेशर है 5 mm पेनिट्रेशन पे जो है हमारा 11.62 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड प्रेशर से जो है हमारा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हमारा परसेंटेज की फॉर्म में आ जाता है। तो वो हमारा कितना हो गया 11.066। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 11.06%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी CBR 2.5 mm पेनिट्रेशन पे आई है 12.14% और 5 mm पेनिट्रेशन पे आई है 11.06%। ऑलमोस्ट जो आप देखेंगे तो जो 2.5 mm पेनिट्रेशन की CBR है वो आपकी 2.5 mm की CBR है वो हमेशा 5 mm पेनिट्रेशन की CBR से हायर रहती है। अगर ऐसा किन्हीं केस में होता है कि हमारी 5 mm पेनिट्रेशन पर जो CBR है वो 2.5 mm पेनिट्रेशन की तुलना में ज़्यादा हो रही है, तब आपको क्या करना है, जो टेस्ट है वो आपको एक बार फिर से रिपीट करना है। फिर से अगर CBR 5 mm पेनिट्रेशन पे ज़्यादा आती है तो जो 5 mm पेनिट्रेशन की CBR है वही आपको रिकॉर्ड में नोट करनी है। ठीक है डियर, तो इस लेक्चर्स में इतना ही। अगली CBR की लेक्चर्स में हम जो अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड है CBR टेस्ट की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, टाटा बाय बाय।